हेलो दोस्तों, मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का फ्लेरी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके समक्ष हर एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो लाने के लिए जुड़े हुए हैं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़कर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ आकर हम अच्छा और एक सटीक अध्ययन कर पाएं। तो इसी की सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मैथ्स को लेकर के है, वो ये कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक लाइव क्लास में जुड़ें, लाइव सेशन से जुड़ें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाइव पढ़ पाएं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपके इस कोर्स में सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, मैं सिर्फ अभी मैथ्स की बात कर रहा हूं, हर एक टॉपिक का केवल और केवल इंट्रोडक्शन पार्ट और एक आधे से 1 घंटे का वीडियो हम आपको देना चाहेंगे, और बाकी की सारी चीजें हम आपके साथ लाइव पढ़ेंगे। और लाइव जो पढ़ाई होगी वो एक अलग लेवल की पढ़ाई होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि लाइव पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैथ्स में तो लाइव ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपको कई सारे डाउट्स आते हैं, आपको कई सारी चीजें आती हैं, वो सारी चीजें हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर हमने लाइव पढ़ना शुरू कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय नंबर 9। तो चलिए कुछ बेसिक्स इसका देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। जो मैंने क्लास में कुछ हल्की सी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करी हुई थी, आइए कुछ बेसिक्स देख लेते हैं दोस्तों। और वो बेसिक्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने कोई समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, जिसमें से ये एंगल बी आपको रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री, और अगर मैंने ये वाला कोण लिया तो ये वाला कोण होता है मेरे प्यारे भाई रेफरेंस एंगल। हल्का सा हम रिकैप ले रहे हैं क्लास का, चैप्टर 8 का। ये क्या होता है हमारे पास? रेफरेंस एंगल। अगर आप जो एंगल रेफरेंस लेते हो तो उसके सामने की साइड आपकी हो जाती है मेरे प्यारे भाई लंब, और 90 के सामने तो हर बार आपके पास क्या होगा मेरे प्यारे भाई? कर्ण। और एक लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, और ये वाली साइड ऑटोमेटिकली आपके पास होगी मेरे प्यारे भाइयों आधार। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी। अब इसी पर हमें आगे बढ़ना है कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। समझ में आ रही मेरी प्यारे बात? ये सारी चीजें हमने कर ली। अब अगर हम इसको कुछ इस तरीके से ले, अगर हम इसको अब हम समझेंगे अनुप्रयोग के लिए। अनुप्रयोग के बारे में कल मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हुई थी कि अनुप्रयोग यानी उपयोग क्या होता है। मेरे प्यारे भाई, उपयोग कहने का अर्थ यह है कि आप ट्रिग्नोमेट्री का अपने दैनिक जीवन में उपयोग क्या करते हो। मैंने आपको कल की क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था कि दैनिक जीवन में ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है किसी भी इमारत की, किसी भी टावर की, किसी भी पेड़ की, किसी भी पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए एक कोण। वो कोण किसके मध्य बनता है मेरे भाई? ये वाली जो कोण है, ये जो कर्ण है, बेसिकली हम इसको बोलते हैं बेटा दृष्टि रेखा। हिंदी में बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाई, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दृष्टि रेखा। मतलब यहां पर मैं खड़ा हूं और अपनी आंखों से क्या मैं दिख पा रहा हूं? यहां पर मैं खड़ा हूं और अपनी आंखों से इसको देखना है, तो मेरी आंख की पुतली के द्वारा ऊपर के बिंदु पर कोई ना कोई एक कोण बन रहा होगा, और ये मैंने अपनी मुंडी ऊपर की, मैंने अपनी भौवें ऊपर करी, और यहां पे ये मिला थीटा। इसे हम बोलते हैं, ये जो लाइन मेरी आंखों के द्वारा इस पॉइंट पे जो लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, और ये कोण होता है आपका रेफरेंस कोण। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे भाई? दूरी। ये कैसी दूरी है? यहां पे मैं खड़ा था जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। यहां पे मैं खड़ा था बेटा जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर से इस टावर के, इस इमारत के फुट की, फुट मतलब बेस की, बीच की दूरी और दृष्टि रेखा से बना हुआ कोण यदि मिल जाए तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके इस इमारत की ऊंचाई निकाल सकते हैं। यही हमने सीखा था। आइए देखिए, अब ये जो कोण है मेरे प्यारे भाई, ये जो कोण 2 प्रकार का होता है, आप लोग जानते भी होंगे। ये कोण 2 प्रकार का होता है।
एक ये थीटा कोण लगाया जिसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और अगर हमने एक यहां पे कोण लिया होता, मतलब हम इस इमारत की टॉप से खड़े होके नीचे देख रहे होते। समझो जरा, अगर हम इमारत के टॉप पर है, मुझे नीचे देखना है, तो मुझे अपनी आंखों को नीचे झुकाना पड़ेगा। झुकाना पड़ेगा यानी नमन करना पड़ेगा। अगर आप किसी को नमन करते हो, इसका मतलब आप उसके सामने झुकते हो। इसी तरीके से याद करिए, अगर आप ऊपर खड़े हो और नीचे दिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नमन करना पड़ेगा। और ऐसे कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण, और ऐसे कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्लियर हो रही मेरे बात? और अगर आप किसी को उठकर देख रहे हो तो आप एकदम छाती चौड़ी करके देख रहे हो और भाई बोलो क्या हाल चाल, यानी आप एकदम उठे हुए हो। आप उठे हुए हो मतलब उन्नयन कोण। झुक रहे हो, प्रणाम कर रहे हो मतलब अवनमन कोण। क्या यह चीज समझ में आई मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल। अब मैं एक चीज और बताता हूं मेरे प्यारे दोस्त, सुनो जरा। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज समझ लो बेटा कि अवनमन बोलो या उन्नयन बोलो, बतिया तो एक ही है। समझ में आ रही बात? अवनमन कोण बोलो या उन्नयन कोण बोलो, बतिया तो एक ही है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूं बेटा। देखो, आप ये जानते हो कि अगर मैंने इस लाइन के समांतर एक लाइन खींच दी, एक लाइन खींच दी, तो बेटा जी ध्यान से समझना, अगर इस लाइन के समांतर मैंने एक लाइन खींच दी, तो अगर ये वाला कोण मैं बात करूं, ये होगा आपका अवनमन कोण और ये वाला आपका कोण होगा उन्नयन कोण। समझ में आ रही बात? देखो, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण और कुछ नहीं होता, सेम होता है। कैसे? देखो जरा, देखो बेटा, अगर सपोज मैं ऊपर खड़ा हूं, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। अगर मैं ऊपर खड़ा हूं, ऊपर खड़ा हूं और नीचे देखना है तो ऐसे कोण बनेगा। और अगर मैं नीचे खड़ा हूं और ऊपर देखना है तो ऐसे कोण बनेगा। आप ये सोचो, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर होगी? हाँ जी समांतर होंगी। क्या ये दोनों रेखाएं समांतर होगी? हाँ जी समांतर होंगी। और अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण की वजह से तो मैं बोल सकता हूं कि जो अवनमन कोण है वो एकांतर रूप में उन्नयन कोण ही हुआ। क्या ये समझ में आ रही है बात कि ये जो यहां पे अवनमन कोण होगा वो एकांतर रूप में उन्नयन कोण ही होगा? बोलो ना, यहां पे पूरा नहीं होगा बेटा, ये वाला होगा। ये जो अवनमन कोण होगा वो एकांतर रूप में उन्नयन कोण ही होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि आपके पास उन्नयन कोण, डिप्रेशन यानी अवनमन, डिप्रेशन नाम की चीजें नहीं होती है। जो बोलता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, मेरे पास बुलाओ, 5 तड़ाका मारेंगे और बताएंगे समांतर रेखा के एकांतर कर लो, डिप्रेशन उन्नयन में बदल जाएगा। यानी डिप्रेशन तो सिर्फ माइंड का खेल है, अवनमन कोण तो सिर्फ माइंड का खेल है। अवनमन कोण ही किसके रूप में लिखा जा सकता है बेटा? उन्नयन कोण के रूप में। बस यही चीजें आपको कुछ समझनी थी। तो आपने क्या क्या देखा? दृष्टि रेखा देख ली, उन्नयन और अवनमन देख लिया, और उन्नयन और अवनमन एक ही होता है यह समझ लिया। याद करने का क्या तरीका है? अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो ऊपर तन के देखोगे, ऊपर देखोगे यानी उन्नयन, और अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो प्रणाम करोगे, नमन करोगे यानी अवनमन। बोलो बेटा, समझ में आया क्या? चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से हम इसको निपटाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। आइए देखें। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्लीज क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है, डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है, डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है, सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। अच्छा, कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से समझो, कहने का क्या मतलब है समझो। ये आपके पास
ये आपके पास अगर ये कोण मिल गया, ठीक है, ये आपके पास बेटा ये मिल गया आपका, और आपसे बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी दूरी को चढ़ रहा है जो अच्छे से तनी हुई है। यहां पे जो दृष्टि रेखा है वो इस डोरी का काम करेगी, यहां पे ये जो दृष्टि रेखा है वो इस डोरी का काम करेगी, यानी ये डोरी कितने मीटर लंबी हो गई बेटा 20 मीटर, जो कि खंबे से बंधी हुई है और अच्छी तरह तनी हुई है। बहुत बढ़िया। भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, ये रहा भूमि स्तर, यही है बोलता हूं मैं ग्राउंड लेवल, कल जिसे मैंने बोला था। भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का है मेरे प्यारे भाई 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मेरे प्यारे दोस्तों सगे भाइयों समझो जरा, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, रेफरेंस कोण है 30, रेफरेंस कोण है 30, आपके पास कर्ण दृष्टि रेखा के रूप में है जो कि कितना है 20 मीटर। आपको क्या बताना है मेरे प्यारे भाई, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी। आप सभी को बताना है कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो आप जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ कि खंबे की ऊंचाई कैसे निकलेगी। बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी खंबे की ऊंचाई। सुनो जरा, समझो जरा, पकड़ो जरा। आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई वो रेशियो बताओ जिसमें कर्ण और लंब का संबंध दिया हो, क्योंकि अगर ये 30 रेफरेंस एंगल है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो कर्ण और लंब का संबंध याद रखो, याद रखो, लाल बटे कक्का, याद रखो, याद रखो, लाल बटे कक्का। लंब और कर्ण ये तो साइन में होता है, साइन में होता है। रेफरेंस कोण कितना है 30, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब अगर मैंने इसको नेम दे दिया तो लंब कितना होगा ए बी, और कर्ण कितना होगा ए सी। साइन 30 का मान 1/2, ए बी का मान निकालना है, और ए सी का मान 20 मीटर दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई। 2 से 20 कटा 10 बार में, 10 एकम 10, तो ए बी बराबर आ गया आपके पास 10 मीटर। सीधा सा प्रश्न और सीधा सा उत्तर। जी हां भाइयों बहनों, सीधा सा प्रश्न और सीधा सा उत्तर आपके सामने है। प्लीज नोट करिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं। यह प्रश्न आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी टाइम खोटी किए अब हम अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न जो मैं यहां पे करवाने वाला हूं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब पैर, फुट, जड़, पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। आइए मेरे प्यारे भाइयों समझते हैं जरा अच्छे से। देखो सीन क्या है, देखो जरा सीन क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं ये भाई साहब, ये भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। आइए इस बात को पकड़ते हैं। देखो दोस्तों ध्यान से समझना। सपोज ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं उसको और छोटा कर देता हूं, ठीक है। आइए मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं और अच्छे से क्लियर होगा आपके पास। देखो इनके कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्त, इनके कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक पेड़ था, बहुत ही फलदार पेड़ था। ये जो पूरी दूरी है ये पेड़ की है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेड़ आपके पास था, फिर क्या हुआ कि आंधी आई। आंधी तूफान में क्या होता है, नुकसान होता है। आंधी तूफान में क्या होता है, नुकसान होता है। तो सपोज इस जगह से ये पेड़ टूट गया और ये पेड़, ये जो पूरा बड़ा सा पेड़ था, ये जो पूरा बड़ा सा पेड़ था इस जगह से टूट गया और ये टूट कर जमीन पे गिर गया। तो कुछ इस तरीके से ये पेड़ जमीन पर गिर गया। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि ए बी सी
और ये पॉइंट डी है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पहले जो ए बी था वो पूरा क्या था मेरे प्यारे भाई, पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई। लेकिन डी पॉइंट से ये पेड़ की लंबाई टूट गई, डी पॉइंट से ये पेड़ टूट गई। तो अब जो पेड़ का भाग अभी भी जमीन में फंसा हुआ है, अब जो पेड़ का भाग अभी भी जमीन में फंसा हुआ है वह भाग है डीबी, वह भाग है डीबी। और एडी भाग कुछ इस तरीके से गिरा, कुछ कॉमन सेंस लगाओ कि कोई चीज है अगर वो जमीन पे गिरेगी तो इसका जो टॉप है वही जमीन पर आएगा, वही जमीन पर आएगा, वही जमीन पर आएगा। तो आपके पास ये एडी भाग था, ये नीचे गिरा तो ये ए पॉइंट कहां आ गया मेरे प्यारे भाई, नीचे आ गया। तो ये ए पॉइंट कहां आ गया, नीचे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये डीबी भाग अभी भी वो भाग है जो खड़ा है और ये एडी भाग इसी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तो एडी प्लस डीबी अगर हमने कर दिया तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पेड़ की लंबाई। बोलो क्या समझ में आई, ये पेड़ की लंबाई बोलो क्या समझ में आई। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, आइए एक बार नोटिस करते हैं कि ए बी जो पूरा पेड़ की लंबाई थी, आंधी आने के बाद डी पॉइंट से टूट गया, डी पॉइंट से टूटने के बाद ए बिंदु जमीन पर आ गया। तो अब मैं बोल रहा हूं कि डीबी तो वो भाग है जो पेड़ पर अभी भी खड़ा हुआ था और ए पॉइंट जमीन पर आ गया। तो क्या एडी और बीडी दोनों को जोड़ दें तो पेड़ की लंबाई मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, आइए देखें कैसे जोड़ें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो पेड़ की ऊंचाई के लिए पहले डीबी ज्ञात करिए और फिर एडी ज्ञात करिए। देखते हैं कि कोण बन रहा है 30 डिग्री, कोण बन रहा है 30 डिग्री और पाद बिंदु ये रहा और पेड़ के शिखर जो जमीन को छूता है ये रहा। ये जो दूरी है वो दूरी है मेरे प्यारे भाई 8 मीटर। ये जो दूरी है ये दूरी है मेरे प्यारे भाई 8 मीटर। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, एक नोट बना के लिख लो, नोट पे छाप लो, नोट पर लिख लो कि यदि आपके पास कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यदि आपके पास कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें एक कोण और कोई एक भुजा ज्ञात हो। ध्यान से रखना इस चीज को संभाल के, यदि आपके पास कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एक कोण और एक भुजा ज्ञात हो, तो बाकी के कोण और बाकी की भुजाएं ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यानी साइन कॉस टेन के माध्यम से निकाली जा सकती है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक कोण और एक भुजा ज्ञात है समकोण त्रिभुज में, तो बाकी की भुजाएं और बाकी के कोण ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यानी साइन कॉस टेन के माध्यम से निकाला जा सकता है। आइए चलिए कैसे समझते हैं। पहले पेड़ की लंबाई के लिए मुझे निकालना पड़ेगा डीबी। डीबी बेटा अगर ये 30 रेफरेंस एंगल है तो ये डीबी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, लंब, और ये 8 दिया हुआ है आधार। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जो लंब और आधार का संबंध दे। तो लंब और आधार तो 10 देता है, तो 10 30 बराबर लंब बटे आधार। अरे मेरे प्यारे भाई ये रहा लाल बटे का लंब बटे आधार 10 का होता है, यानी डीबी बटे ए बी, डीबी बटे ए बी। 10 30 की मान होता है √3 बराबर डीबी का मान निकालना है। ए बी बराबर है 8, तो डीबी बराबर हो गया 8 × 8, 8 बटे √3, 8 बटे √3। समझ में आ रही मेरी प्यारी बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब कई लोग क्या करते हैं, √3 का ऊपर नीचे गुणा भाग करने लगते हैं, √3 का ऊपर नीचे गुणा भाग करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों दिमाग को कंट्रोल रखो और √3 का ऊपर नीचे गुणा भाग मत करो, अंत में करेंगे, अंत में करेंगे, अंत में करेंगे। अब आपको निकालना है एडी। एडी तो है कर्ण और ये दिया है आपके पास आधार। कर्ण और आधार, आधार और कर्ण यानी लाल बटे का, लाल बटे का। आधार बटे कर्ण किस में मिलता है मेरे प्यारे भाई? कॉस में। एंगल कौन है? 30, तो कॉस 30 बराबर ए बी बटे ए डी। कॉस 30 का मान क्या होता है?
3/2, फिंगर अबव फिंगर बिलो सब सिखाया था। ए बी का मान आपके पास है बेटा 8, एडी निकालना है। ध्यान से समझो, एडी निकालना है। तो क्या मैं बोल दूं कि ए डी बराबर 8 दूनी 16√3, ए डी बराबर 8 दूनी 16√3, डी भी आ गया और एडी आ गया। अब आपको निकालना है पेड़, तो दोनों को जोड़ दो। आइए मैं इसको रब कर देता हूं, ये आपने कर लिया होगा। दोनों को जोड़ दो, एक है 8√3 और एक है 16√3। तो बेटा जी बी डी प्लस ए डी बराबर 8/√3, 8/√3 था ना, ठीक, 8/√3 था ना बेटा। आइए देख लेते हैं जरा, 8/√3 था मेरे हिसाब से। हाँ, 8/√3, 8/√3, 8/√3। तो जरा 8/√3 प्लस 16/√3 अगर जोड़ दिया जाए तो 24/√3। लास्ट में √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24√3 अपॉन 3, ये हो गया मेरे प्यारे भाई 8√3 मीटर आपका उत्तर। अगर आप 2 बार परिमेयकरण करते तो एक बार यहां और एक बार बीडी निकालने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ एक ही बार परिमेयकरण करते हैं। समझ में आ रही बात? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। समझ में आ रही बात? इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2 प्रश्न है। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं मेरे प्यारे भाई। ऐसे प्रश्न आपके पेपरों में मिलते हैं, ऐसे प्रश्न आपके पेपरों में मिलेंगे। आइए नोटिस करते हैं, ध्यान से समझना। पहले केस में देखते हैं, शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर। चलो इसको पहले रब करते हैं थोड़ा। हां, शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर, ठीक है, ये शिखर हुआ, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और ये कितना है? 30। आपको क्या निकालना है बेटा? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये है फिसलन पट्टी, बच्चे यहीं से चढ़ के फिसलेंगे। तो ये आपको कर्ण है और ये लंब है, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण। अरे बेटा साइन हुआ तो आप लगाओगे साइन 30 इज इक्वल टू, नाम दे दो ए बी और सी, यानी लंब बटे कर्ण, तो ए बी बटे ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2, ए बी का मान होता है मेरे प्यारे भाई, ए बी का मान होता है यहां पे दिया हुआ है 1.5 और एसी, एसी इक्कम एसी और 1.5 गुणे 2, 1.5 गुणे 2 यानी एसी बराबर 3 मीटर। पहले केस के फिसलन की ढलान आ चुकी है कि फिसलन पट्टी कितनी ऊंची होनी चाहिए, तो आंसर होगा 3 मीटर। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न आपको इसी प्रकार से दिया हुआ है कि अब ये फिसलन पट्टी की लंबाई बताओ जब 3 मीटर की ऊंचाई है शिखर की और ये जो कोण है ये कोण बन गया है 60। कॉमन सेंस की बात यह है बेटा, अगर आप ज्यादा ऊंची चीज को देखोगे तो मुंडी ज्यादा चीज उठानी पड़ेगी। इस चीज को याद रखना, भविष्य में काम आएगा। अगर आप ज्यादा ऊंची चीज को देखते हो तो मुंडी ज्यादा उठानी पड़ेगी, तो एंगल भी, कोण भी ज्यादा बनेगा। अगर आप कम ऊंची चीज को देखोगे तो मुंडी थोड़ा कम उठाना पड़ेगा और कोण भी थोड़ा कम बनेगा। बस यही ध्यान रखना है आपको। अगर आपको कहीं ज्यादा एंगल दिया है मतलब इमारत ज्यादा ऊंची है, और अगर एंगल कहीं कम दिया है मतलब इमारत थोड़ी कम ऊंची है। इस चीज का ध्यान रखना। और आपको ये फिसलन पट्टी निकालना है, नाम दे दो ए बी और सी। फिर से बेटा कर्ण और लंब का संबंध आपको कौन देता है? कर्ण और लंब का संबंध आपको देता है फिर से साइन। साइन 60 यहां पर है, साइन 60 का मान ए बी बटे
BC। बेटा साइन 60 का मान होता है √3/2। BC की वैल्यू है आपके पास AB की वैल्यू है 3 और AC है बेटा AB/AC, ये है 3 और AC का मान निकालना है। तो देखो बेटा जी, AC बराबर 3 दूनी 6 √3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो AC बराबर 6 √3/3, 3 दूनी 6, तो AC का मान आ गया 2√3 मीटर। तो यहां से ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो आई 2√3 मीटर। तो दोस्तों आपको मैंने आज कंसेप्ट बताया और कुछ क्वेश्चंस भी करवाएं। आगे चल के हम ये सारे क्वेश्चंस लाइव क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो आप हमसे डायरेक्ट कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे और जीवन में मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको जल्दी मिलते हैं लाइव क्लास पर। जय हिंद, धन्यवाद।